Hello everyone, my dear students. Let us move towards problem number 19. So problem number 19 is a simply supported beam of span 6 meter carries a concentrated load of 18 kilonewton at its mid span. So again, the type of a beam is a simply supported beam having concentrated load of 18 kilonewton at its mid span. So load is present at its mid span. Okay, and the span is equal to 6 meter. It means it is a 3 meter and it is also 3 meter. Span is 6 meter. So span is given to you and load is also given to you. W, capital W, concentrated load. The section of the beam is rectangular and the beam section is rectangular. The section of a beam is a rectangular. So this is the section of a beam, rectangular, having depth is equal to twice width. So this depth is equal to twice width. Assume width as a B and depth as a D. So is depth is equal to twice the width. मतलब depth जो है वो ज़्यादा है as compared to width. Okay, and the cross section is given to you, rectangular cross section. So इतना डाटा हमें दिया हुआ है. अगेन क्या बोला है आप लोगों को? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सेक्शन. तो इस सेक्शन की हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है. मतलब हमें विड्थ एंड थिकनेस जो है इस सेक्शन के लिए हमें फाइंड आउट करना है. विड्थ एंड थिकनेस ऑफ दिस सेक्शन हमें फाइंड आउट करना है. तो विड्थ को हमने b बोला है एंड डेप्थ को हमने d बोला है. तो विड्थ एंड डेप्थ हमें इस सेक्शन के लिए फाइंड आउट करना है. If the bending stress is not to exceed 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से या फिर 100 MPa से ज्यादा डेवलप नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हमें विड्थ एंड डेप्थ जो है ये हम लोग कहां से निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग m. m से हम लोग निकाल सकते हैं बिकॉज m इज bd क्यूब बाय 12. ओके, बट सॉरी नॉट m, I. सो m बाय I इज इक्वल टू सिग्मा b बाय y. सो हमें I अगर पता होता है, I में bd क्यूब बाय 12 रखते हैं हम लोग, तो यहाँ से bd निकाल सकते हैं. लेकिन हमें क्या क्या पता होना चाहिए? m, सिग्मा b एंड y. तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट है हमें किस चीज की? m की. तो सबसे पहले हम लोग m निकाल लेते हैं. ठीक है, तो बेंडिंग इक्वेशन में हमें सबसे पहले जरूरत होती है m. क्या होता है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. सो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम when load is at center, maximum bending moment is given by, सभी को पता है अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, अगर लोड अगर सेंटर पे होता है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू WL बाय 4. सो ये होता है हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब हम लोग क्या करते हैं? सेंटर पे निकालते हैं. तो लोड अगर सेंटर पे होता है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो सेंटर पे मिलेंगे आपको. सेंटर पे अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो यहाँ पे होगा आपका RA. तो RA कितना होगा? हाफ ऑफ द लोड W बाय 2. RB भी हाफ ऑफ द लोड. सो ये RA होगा क्लॉकवाइज पॉजिटिव W बाय 2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हाफ ऑफ द लेंथ. So W by 2 into L by 2, WL by 4.
तो ये मैंने आपको पढ़ाया ऑलरेडी। तो यहां से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले m निकाल देता हूं, WL/4। सो यहाँ पे मिलेगा मुझे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27। यूनिट क्या मिलेगा, देखो लोड का यूनिट है किलो न्यूटन और एल का यूनिट क्या है, मीटर। तो मुझे यूनिट मिलेगा यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर। बट हम लोग जब बेंडिंग इक्वेशन में वैल्यूज लग रखते हैं तो वो किस में रखते हैं, न्यूटन एमएम में। सो किलो न्यूटन टू न्यूटन, मीटर टू एमएम, 10⁻⁶। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, m फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m की वैल्यू करेक्ट है 27, यस, ओके। नाउ m तो हमें मिल चुका है, लेकिन हमें m नहीं निकालना है इस प्रॉब्लम में। हमें क्या करना है, हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल के डायमेंशन मतलब ही क्या है, विड्थ एंड डेप्थ। सो विड्थ एंड डेप्थ, तो हमने b को क्या बोला है, लेट b इज इक्वल टू व्हाट, width of rectangle, and d is equal to what, depth of rectangle. Okay, and this depth of rectangle is equal to twice the width of the rectangle. तो अभी हमारे पास m वैल्यू अवेलेबल हो चुकी है। अब हम लोग बेंडिंग इक्वेशन की तरफ जा सकते हैं। तो व्हाट इज बेंडिंग इक्वेशन, आई एम यूजिंग bending equation. What is bending equation? Bending equation is equal to m by I is equal to sigma b, bending stress, by y. m by I is equal to sigma b by y. तो m हमारे पास अवेलेबल है 27 इंटू 10⁻⁶। I क्या होता है रेक्टेंगल के लिए, I(x(x) होता है BD³/12, और हमें I(x(x) ही चाहिए, I(x(x) क्यों, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x(x) एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस मतलब ही कौन सी एक्सिस है हमारी, न्यूट्रल एक्सिस मतलब ही हमारी x(x) एक्सिस है। तो आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, I(x(x) BD³/12। सिग्मा बी भी प्रॉब्लम में दिया हुआ है आपको 100 MPa। एंड y बार अगर आप कैलकुलेट करते हो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइड, तो आपको ये कितना नजर आएगा, जितना डेप्थ है, दिस इज हाफ ऑफ डेप्थ एंड दिस इज हाफ ऑफ डेप्थ, बिकॉज दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी g। तो d/2 डेप्थ बाय 2, ये मिलेगा मुझे इस तरह से। तो मैं सारे अननोन्स एक साइड कलेक्ट कर लेता हूँ, क्या होगा 27 इंटू 10⁻⁶। ये 12 डिवाइड में इधर भेज देते हैं, न्यूमरेटर में चले जाएगा इस तरह से 12, डिनोमिनेटर ट्रांसफर इनटू न्यूमरेटर, ये BD³ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में 100 न्यूमरेटर में, 100 को इधर भेज देता हूँ डिनोमिनेटर में। सो ये डिनोमिनेटर ये कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में। ओके, तो न्यूमरेटर से 2 न्यूमरेटर से 2 इधर लेके आते हैं, डिनोमिनेटर में चले आएगा 2। तो बचता क्या इधर, BD³ इधर भेज दो, BD³/d बचता है इधर। ठीक है, तो अब हमारे पास b और d दोनों भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 27 इंटू 10⁻⁶ इंटू 12। ओके, इसको डिवाइड करना है आपको 100 इंटू 2 से, तो ये आपको मिलेगा 1.62 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो आप लोग अल्फा एक्स रख के भी निकाल सकते हो, या फिर मैं सिंप्लीफाई जैसे कर रहा हूं उस तरह से भी निकाल सकते हो आप। अब b पता नहीं, d पता है, d कितना है, ट्वाइस b, d कितना है, ट्वाइस टर्म b। सो मैं d की जगह पे ट्वाइस टाइम b रख देता हूँ, होल क्यूब अपॉन d की जगह पे मैं रख देता हूँ ट्वाइस टाइम b, d की जगह पे रख देता हूँ मैं ट्वाइस टाइम b। तो अगेन 1.62 इंटू 10⁻⁶, ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 एंड b का क्यूब हो जाएगा b³/2। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे अल्फा एक्स रख के वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मल्टीप्लाइड बाय 4 इधर भेज देते हैं, डिवाइडेड बाय 4।
या फिर ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में इधर भेज दो डिवाइड में बी क्यूब। तो सबसे पहले आपको बी क्यूब की वैल्यू मिलेंगी और बाद में आप लोग बी की वैल्यू निकालेंगे। सो बी क्यूब की वैल्यू मिल रही है आप लोगों को 405,000 is equal to b cube. Okay, now I am taking cube root on both side, तो आपको b की वैल्यू मिलेंगी, b क्यूब का क्यूब रूट b एंड इसका क्यूब रूट हो जाएगा 73.93 mm। 405,000 का क्यूब हो जाएगा 73.98। yes, 73.98 is correct value। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है सभी को? यस और नो? बोर्ड विजिबल नहीं है? बताइए यस और नो? इज माई बोर्ड इज विजिबल टू यू और नॉट? बट द नेटवर्क कनेक्शन इज ओके। चेक करना है आप लोगों को एक बार। क्लियर नहीं दिख रही है अभी स्क्रीन मेरी? ओके, सो यहां से आपको b मिलेगा एंड b मिलने के बाद में आप d निकाल सकते हैं। d कैसे निकालेंगे आप? ट्वाइस टाइम द b निकालते हो आप, मतलब आंसर को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आपको मिलेगा 147.97। ये मिलेगा आपको d। d इज द डेप्थ ऑफ रेक्टेंगल, b इज द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड d इज द डेप्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह से आपको विड्थ एंड डेप्थ जो है ये फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल के लिए। ओके, तो चलो नोट कर लो सभी लोग। So let us start next topic, that is bending stress distribution diagram for symmetrical shape. Symmetrical shape साठी आपल्याला काय करायचं आहे? बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करायचे। सो कभी कभी आप लोगों को 2 मास के लिए पूछी जा सकती है डायग्राम, ड्रॉ द बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर। सो ड्रॉ द बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर रेक्टेंगल, आपको पूछा जा सकता है शेप रेक्टेंगल। ठीक है, सो क्या मैं रेक्टेंगल को सिमेट्रिकल सेक्शन बोल सकता हूं क्या? यस और नो? बताइए, क्या मैं रेक्टेंगल को सिमेट्रिकल सेक्शन बोल सकता हूं क्या? यस, ओके, वेरी गुड, करेक्ट। बिकॉज अगर आप रेक्टेंगल को क्या करते हो, कट करते हो बीच में से, सेंट्रोइड में से, सो आपको मिरर इमेज दिखेगा। सो मिरर इमेज दिख रहा है मतलब द डायग्राम इज सिमेट्रिकल। सो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, दोनों भी एक्सिस से सिमेट्रिकल है। सो चाहे वो रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल सेक्शन हो, चाहे स्क्वायर सेक्शन हो, सो स्क्वायर सेक्शन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज आल्सो ए सिमेट्रिकल सेक्शन। सो रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, स्क्वायर सेक्शन हो, चाहे वो आई सेक्शन हो, बट आई सेक्शन में टॉप एंड बॉटम फ्लेंज में सेम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तभी सिमेट्रिक बोल सकते हैं हम लोग। सो टॉप एंड बॉटम फ्लेंज दोनों भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए।
तभी हम लोग इसे सिमेट्रिकल बोल सकते हैं। ठीक है, सो अज्यूम करना है आपको ये टॉप एंड बॉटम फ्लेंज सेम है। ओके, सो चाहे वो रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, चाहे वो स्क्वायर सेक्शन हो, चाहे वो आई सेक्शन हो, चाहे वो चैनल सेक्शन हो, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, स्क्वायर सेक्शन हो, सी सेक्शन या फिर इसे ही चैनल सेक्शन बोला जाता है। ओके, और सर्कुलर सेक्शन हो, हॉलो सर्कुलर सेक्शन हो, सो अज्यूम करना है इसे परफेक्ट सर्कल। ठीक है, आपको परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना है। सो चाहे सर्कुलर सेक्शन हो, हॉलो सर्कुलर सेक्शन हो, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, स्क्वायर सेक्शन हो, आई सेक्शन हो, चैनल सेक्शन हो, इन सारे सेक्शंस को हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिकल सेक्शन। तो सिमेट्रिकल सेक्शन अगर अवेलेबल है तो उसके बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम सारे सेक्शन के लिए सेम ही होती है। और वो किस तरह होती है देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, इन सारे सेक्शंस के लिए जो हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो सेम ही होती है इस तरह से। सो यहाँ पे कंप्रेशन बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे टेंशन बोलेंगे पॉजिटिव। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस होता है, एंड बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो जीरो होता है एट द विच एक्सिस, एट द न्यूट्रल एक्सिस। ये जो हमारे न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अगर बेंडिंग स्ट्रेस पूछा गया आपको, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे कितना आता है, जीरो। सो ऑलवेज रिमेंबर बेंडिंग स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस इज जीरो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। बेंडिंग स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस इज नंबर 1 मैक्सिमम, नंबर बी मिनिमम, नंबर सी जीरो, एंड नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस इज जीरो। ओके, एंड टॉप एंड बॉटम फाइबर पे अगर आप देख रहे हो, सो टॉप एंड बॉटम फाइबर पे अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा सेम ही होता है। टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर पे सेम ही होता है सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए। सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए टॉप एंड बॉटम फाइबर पे दोनों भी जगह पे सेम ही होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आपको बेंडिंग स्ट्रेस एट टॉप पूछा जाएगा या फिर बॉटम लेयर, न्यूट्रल एक्सिस को ही न्यूट्रल लेयर भी बोला जाता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे पूछे जाते हैं बेंडिंग स्ट्रेस एट न्यूट्रल लेयर इज, सो बेंडिंग स्ट्रेस एट टॉप एंड बॉटम लेयर इज डैश। ऑप्शन होते हैं आपके पास यही सभी, मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो एंड नन ऑफ दिस। सो बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द टॉप एंड बॉटम लेयर। ये सभी लोगों को ध्यान में लेना है कि टॉप एंड बॉटम लेयर पे जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और इसका वॉइस वर्सा होता है शियर स्ट्रेस के बारे में।
शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसी होती है इन सभी के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है हमारी कौन सी फिगर, नीचे लिख देता हूँ, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है ये सारे शेप्स के लिए सेम ही होती है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, हॉलो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, हॉलो स्क्वायर हो, आई सेक्शन हो, सी सेक्शन हो, सर्कुलर सेक्शन हो, सभी के लिए सेम ही ड्रॉ करना है आप लोगों को, ठीक है। सो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है उसके एग्जैक्टली अपोजिट होती है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, इस तरह से होती है वो। तो शियर स्ट्रेस जो है वो सबसे ज्यादा होता है कहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस पे, टाउ इज मैक्स, एंड शियर स्ट्रेस जो है जीरो होता है एट टॉप एंड बॉटम फाइबर। तो उल्टा होता है, देखिए शियर स्ट्रेस जो है टॉप फाइबर से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक बढ़ते जाता है एंड देन अगेन न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम लेयर तक कम कम होते जाता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस निकाल के वर्ड अगर आपको शियर स्ट्रेस पूछा जाएगा, शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, तो शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस होता है मैक्सिमम, शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस इज मैक्सिमम, एंड शियर स्ट्रेस एट टॉप एंड बॉटम लेयर इज, टॉप एंड बॉटम लेयर को शियर स्ट्रेस कितना होता है, जीरो। तो शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस को अलग अलग से ध्यान में रखना है आप लोगों को, बिल्कुल भी इसे भूलना नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ अनसिमेट्रिकल सेक्शंस के लिए बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करता हूं। बेंडिंग स्ट्रेस distribution diagram for unsymmetrical section के लिए। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अनसिमेट्रिकल सेक्शन। अब अनसिमेट्रिकल सेक्शन में कौन से सेक्शन आते हैं, अनसिमेट्रिकल सेक्शन में आते हैं आपका जैसे मैं बोलूंगा अगर टॉप एंड बॉटम फ्लेंज अगर सेम नहीं है तो आई सेक्शन भी आ जाएगा। उसके बाद में टी सेक्शन है, तो टी सेक्शन में अगर आप देखते हो तो सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस है। तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर इस तरह से सेंट्रोइड। इन सभी का अगर आप न्यूट्रल एक्सिस चेक करोगे तो एग्जैक्टली एट द d/2 होता है, एग्जैक्टली एट द d/2 होता है। ये अगर डिस्टेंस सभी के लिए अगर हम काउंट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है इन सभी के लिए ये होता है हाफ ऑफ द d, और ऊपर भी डिस्टेंस अगर काउंट करते हैं आप लोग तो कितना मिलेगा आपको, हाफ ऑफ द d। दैट्स व्हाई इसे सिमेट्रिकल सेक्शन बोला जाता है, क्योंकि इन सारे शेप्स का जो सेंट्रोइड होता है, इन सारे शेप्स का जो सेंट्रोइड होता है वो एग्जैक्टली जो इनका ओवरऑल डेप्थ होता है, इस ओवरऑल डेप्थ बाय 2 पे इनका सेंट्रोइड होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हो आप लोग तो एग्जैक्टली ओवरऑल डेप्थ बाय 2 पे जो है वो सेंट्रोइड नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग इस टी सेक्शन में जो सेंट्रोइड है वो एग्जैक्टली डेप्थ बाय 2 पे नहीं है। ये पहला सेक्शन है हमारा टी सेक्शन जिसका सेंट्रोइड जो है एग्जैक्टली डेप्थ बाय 2 पे नहीं आता है। उसके बाद में हमारा एल सेक्शन भी होता है ना। तो इस टी सेक्शन के लिए अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से होंगी, ये होंगी इसकी न्यूट्रल एक्सिस, ओके, एंड इस तरह से बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेंगी इसकी टी सेक्शन के लिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम जो बन रही है कुछ इस तरह से बनेगी। तो देखो अभी यहाँ पे जो कंप्रेशन एंड टेंशन दिख रहा है आप लोगों को वो सेम नहीं है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है, इसको हम लोग yc बोलते हैं। टॉप से डिस्टेंस जो अज्यूम करते हैं हम लोग yc बोलेंगे इसे, एंड ये जो डिस्टेंस होता है हमारा ये होता है ymax जो हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं। इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग
डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम द टेंशन साइड, ये कंप्रेशन साइड, YC एंड YT, कंप्रेशन साइड से एंड टेंशन साइड से जो डिस्टेंस होता है इसे YC एंड YT बोलते हैं हम लोग। तो ये T सेक्शन के लिए जो है ये सेम नहीं दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है दोनों भी सेम है, तो यहाँ पे सेम नहीं होंगे। उसी तरह L सेक्शन के भी बारे में अगर हम लोग L सेक्शन ड्रॉ करते हैं तो ये भी सेक्शन जो है वो सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं बोलेंगे हम लोग। L section is also not a symmetrical section because इसका भी अगर हम लोग सेंट्रोइड अगर चेक करते हैं L सेक्शन का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, दिस इज व्हाट फिगर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अब L सेक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो L सेक्शन का भी यहाँ पे सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड जो है एग्जैक्टली d/2 पे नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई इसका भी जो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका YC, ये होगा आपका YT, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो चाहे वो T सेक्शन हो, इन्वर्टेड T सेक्शन हो, L सेक्शन हो, इसे हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल सेक्शन, जो कि सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, उसके बाद में अगर फ्लेंज एंड टॉप फ्लेंज एंड बॉटम फ्लेंज अगर सेम नहीं होती है, टॉप एंड बॉटम फ्लेंज अगर सेम नहीं होती है आई सेक्शन में, तो हम लोग इसे भी सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं बोल सकते हैं। सिमेट्रिकल आई सेक्शन कब बोलेंगे हम लोग, जब उसका टॉप एंड बॉटम फ्लेंज दोनों भी सेम होता है। अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ टॉप एंड बॉटम फ्लेंज अगर सेम नहीं है, तो इसका भी जो सेंट्रोइड है वो d/2 पे ओवरऑल डेप्थ/2 के ऊपर इसका सेंट्रोइड नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, सो दिस इज द unsymmetrical eye section, unsymmetrical eye section। ओके, तो यहाँ पे भी आप अगर सेंट्रोइड देखते हो तो जिस साइड में लार्जर फ्लेंज होंगी उस साइड में इसका सेंट्रोइड जो है वो शिफ्ट होता है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, एंड इसका भी बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम जो है कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसका भी बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम जो है वो हम बोलेंगे इस तरह से नहीं बनेगा, दोनों भी सेम नहीं होंगे। सो दिस इज y डिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड एंड दिस इज y डिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड। तो ये कुछ सिमेट्रिकल सेक्शन है और कुछ अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। तो एग्जाम में आपको सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल सेक्शन के लिए डायग्राम पूछी जा सकती है, और T हो चाहे इन्वर्टेड T हो, ये दोनों भी सेक्शन को हम लोग बिल्कुल भी सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं बोलेंगे। इट इज ओनली सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस, y एक्सिस। उसके बाद में टॉप एंड बॉटम फ्लेंज अगर सेम नहीं होता है आई सेक्शन का, तो इसे भी हम लोग अनसिमेट्रिकल सेक्शन ही बोलेंगे। बट टॉप एंड बॉटम फ्लेंज अगर सेम होता है तो ये सिमेट्रिकल सेक्शन में जाता है। तो ये सारे शेप्स के लिए आपको 2-2 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में डायग्राम्स पूछे जा सकती है। तो ये हुआ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो यहाँ पे हमारा यूनिट बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो खत्म होता है। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे शियर स्ट्रेसेस इन द बीम। तो मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। एंड एक्सरसाइज दिए जाएंगे आपको, वो सारी एक्सरसाइज इसके ऊपर की सॉल्व करना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।